यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या है एसआईआर, कैसे फॉर्म मिलेगा, क्या है फॉर्म की डिटेल, क्या भरना है उसमें, उस पर लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिजवान साहब हैं। सर, ये फॉर्म है जैसा कि सामने डिस्प्ले में दिख रहा है, क्या इसमें मतदाता को भरना पड़ेगा और ये फॉर्म बीएलओज जा रहे हैं, उनको ये फॉर्म मिल चुके हैं और किन किन क्षेत्रों में ये शुरुआत की गई है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत हो चुकी है इसकी? 4 नवंबर से हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र बीएलओस के माध्यम से घर घर जाके बंटने शुरू हो गए। अभी हमारे पास 99% फॉर्म्स के बंटने की सूचना है। कहीं कहीं से समाचार आ रहे हैं कि बीएलओ नहीं पहुंचे, तो वहां भी हम उनको पहुंचा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो सरल सा ये गणना प्रपत्र है, इसको अगर हम स्क्रीन पे देखें तो ऊपर हर वोटर का गणना प्रपत्र अलग है, यूनिक है, एक क्यूआर कोड है। तो इस क्यूआर कोड को हमारे बीएलओ ऐप से जब स्कैन करते हैं तो उसी वोटर का डिटेल खुलता है। तो निर्वाचक का नाम, जो आज वोटर लिस्ट थी हमारी 27 अक्टूबर 2025 को जो वोटर लिस्ट थी, उसमें जो निर्वाचक का नाम, ईपी एपिक कार्ड नंबर, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम, ये पहले से प्रिंट होके मिलेगा, ये भरना नहीं है, पहले से प्रिंट हुआ होगा। वोटर की जो फोटो है हमारी मतदाता सूची में, वो यहाँ प्रिंट हुई होगी। अब वोटर से अपेक्षा क्या है? वोटर से अपेक्षा यहाँ नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ छपा होगा, बीएलओ का नाम, उसका मोबाइल नंबर छपा होगा। हर वोटर को पता रहेगा उसके बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर क्या है। वोटर को यहाँ वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं, जहाँ लिखा है दाईं और ऊपर, एक पासपोर्ट साइज़ का नवीनतम फ़ोटो लगाना है। जन्म तिथि सबको अपनी मालूम होती है, वो भर देनी है। आधार संख्या वैकल्पिक है, आधार है और अगर देना चाहते हैं तो इस पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, पिता या अभिभावक का नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर आज की तारीख में है तो दे दें, नहीं तो कोई बात नहीं। माता का नाम लिखेंगे, एपिक नंबर अवेलेबल है इजीली तो यहाँ लिख दें। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है, महिला है तो पति का नाम लिखे, पुरुष है तो यहाँ पत्नी का नाम लिख दें और उनका अगर एपिक नंबर उपलब्ध हो आज की तारीख में जो एपिक नंबर है तो दे दें। इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं भी देंगे और या नहीं अवेलेबल है तो भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जन्म तिथि लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, माता और पिता का नाम लिख दें और फ़ोटो लगा दें। इतने से आपका फॉर्म कंप्लीट हो सकता है और इसको नीचे हस्ताक्षर की व्यवस्था है, वो हस्ताक्षर करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन तो आज की इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर हम इसको नीचे इसका अगर हम देखें तो पिछली एसआईआर में मतदाता की सूची का विवरण और इधर दाईं तरफ है संबंधी का विवरण। इस पे काफ़ी लोगों को संभवतः हो सकता है कोई शंकाएं हो, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। यदि मतदाता पिछले एसआईआर, तो पिछला एसआईआर उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था, बाकी राज्यों में किसी में 2002 या 2004 में हुआ था। इसी अवधि में पूरे भारत में एसआईआर हुआ था। सो पिछले एसआईआर में वोटर लिस्ट में मतदाता का जो भी डिटेल्स थी, उसका नाम क्या था, एपिक उस वोटर लिस्ट में क्या था, संबंधी का नाम क्या था, संबंध क्या था, ज़िला, राज्य, विधानसभा का नाम, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी सूचना पिछली वोटर लिस्ट 2003 से निकालनी है और इसमें डाल देनी है। 2003 की बीएलओ करेंगे? नहीं, ये कार्य वोटर का है, उसे करना है। और वोटर को अपना नाम 2003 की वोटर लिस्ट में देखने के लिए, जैसे अब ये यहाँ पे लिखा है आईटीआई, ये संख्या कुछ है यहाँ पे, ये मांगी गई है, अब 2003 में हुई थी, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केवल इसके लिए मैं 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है। वहाँ सारी ये चीज़ें लिखी रहती है वोटर, उसमें जो लिखा होगा वो ही इसमें कॉपी करना है, कुछ नया नहीं भरना। तो काम इसमें इतना है कि अपना नाम ढूंढना है। और वोटर लिस्टें हमारी भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है voters.eci.gov.in, co-uttarpradesh.nic.in co उत्तर प्रदेश का पोर्टल है। इन पे co उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 2003 की सारी वोटर लिस्टें उपलब्ध हैं। कोई व्यक्ति जाए, अपना ज़िला चुन सकता है, उसमें अपनी विधानसभा, उसमें बूथ, और उस बूथ की सारी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाती है। उसमें नाम ढूंढ के उसमें जो डिटेल है वोटर लिस्ट में वही कॉपी करनी है, कुछ नया जो नहीं है तो नहीं डालना। अगर व्यक्ति कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं और 2002, 3, 4 में कहीं वोटर था जब पिछला एसआईआर उस प्रदेश में हुआ, वो ढूंढना है तो उसके लिए voters.eci.gov.in हमारा वेबसाइट है ऑल इंडिया लेवल का,
जिसमें कोई भी व्यक्ति स्टेट सिलेक्ट करे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करे, बूथ करे और उस बूथ की सारी वोटर लिस्ट डिटेल में डाउनलोड हो जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में बाहर से आया है तो वो इस वेबसाइट पे जाकर के अपनी डिटेल यहाँ पर भर सकता है और वो यहाँ का वोटर बन सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अंतर क्या है कि ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन थी, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, वो तो आज की तारीख में क्या है वो देनी है। नीचे में जो लेफ्ट में है वो देना है जो 2003 की वोटर लिस्ट में या किसी और राज्य में था तो वहाँ जब एसआईआर हुआ 2002 या 4, वो लिस्टें अवेलेबल हैं voters.eca.gov.in पे। अगर कोई युवा मतदाता है तो उसका नाम नहीं होगा 2003 की वोटर लिस्ट में, या किसी का नहीं मिला या नहीं अवेलेबल है, तब दायां कॉलम भरना है। और दाएं कॉलम में लिखा है संबंधी का विवरण। संबंधी से अर्थ है माता पिता, यदि माता पिता की डिटेल नहीं है तो पिता के केस में दादा या दादी में से, या माता के केस में नाना, यानी जो गार्जियन हो उनका। हाँ, तो ब्लड लाइन में जो दादा सेकंड जनरेशन तक जाएं, उनकी डिटेल उस वोटर लिस्ट में जो है वो डालनी। आज का कुछ नहीं डालना है इसमें। अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता नाम, अपना भी, माता पिता संबंधी का भी, तो ये कॉलम खाली छोड़ देना। और फिर नीचे ये घोषणा है। घोषणा ये है कि व्यक्ति ये घोषणा कर रहा है कि मैं पहली बार एक ही जगह नाम दे रहा हूँ, मल्टीपल जगह नहीं दे रहा हूँ, भारत का नागरिक हूँ। और अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया या मल्टीपल जगह साइन करके दिया तो फिर धारा 31 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध बनता है जिसमें 1 साल की सज़ा तक हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको एक ही बार वोटर को भरना है, मल्टीपल जगह नहीं भरना। और फिर यहाँ हस्ताक्षर मतदाता स्वयं कर सकता है या परिवार का कोई वयस्क सदस्य कर सकता है, मतदाता बाहर गया हुआ है। अगर हस्ताक्षर करना नहीं आता तो अंगूठा लगा सकता है। सर, अब इसमें सवाल ये है, जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, वो सरकारी मकान में रह रहा है, उसने वहाँ पे 10 से 15 साल बिताए, अब वो रिटायर हो गया, अब वो किसी किराए के मकान में रह रहा है, लखनऊ में ही रह रहा है, लेकिन वो क्षेत्र उसका छूट गया, तो ऐसे में उसके लिए क्या है, क्या प्रावधान है? बिल्कुल ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट में 2003 में कहीं नाम था, आज वो कहीं है, तो उनको यदि 27 अक्टूबर 25 को उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो उसी पोलिंग स्टेशन, उसी एड्रेस पे एन्यूमरेशन फॉर्म, गणना फॉर्म आएगा। 2003 में जहाँ थे वहाँ की वोटर लिस्ट से नाम ढूंढ के अपनी डिटेल्स यहाँ डाल देनी है। और यदि कोई व्यक्ति इन्हीं दिनों में शिफ्ट किया है, यानी उसका नाम 27 अक्टूबर की लिस्ट में तो किसी एक शहर या एक मोहल्ले में है, अब वो उसने स्थान बदल लिया है, तो ऐसे वोटर्स को गणना फॉर्म भर के नहीं देना, बिकॉज उनका एड्रेस चेंज हो गया। ऐसे वोटर्स को 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच दावा आपत्ति के पीरियड में अपना नई जगह जहाँ गए हैं वहाँ फॉर्म 6 भरना है, नया नाम अपना जुड़वाना है। तो नया नाम जुड़ जाएगा उनका उस क्षेत्र में, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में रहते होंगे। सर, अब ऐसे में जैसे होता है कि एक ही आदमी है, जैसे अब हमारे घर का गार्जियन है, वो प्रयागराज का रहने वाला है, तो प्रयागराज में भी है उनका नाम और लखनऊ में भी है, तो ऐसे में उनको कहाँ का फॉर्म भरना है और एक जगह का जो नाम कटना है वो कैसे कटने का प्रावधान है और कहाँ जोड़ने का प्रावधान है, ये कैसे है? बहुत से लोगों को संभवतः जानकारी ना हो कि मल्टीपल जगह नाम देना, वोटर लिस्ट में एक से अधिक नाम देना, ये एक अपराध है। क्योंकि जब भी हम वोटर लिस्ट में नाम आता है फॉर्म 6 भर के, और फॉर्म 6 में एक घोषणा व्यक्ति करता है कि मेरा नाम एक ही जगह है, तो ऐसे वोटर्स जिनका गलती से, जानकारी के अभाव में, अन्य के कारण से 2-3 जगह नाम है, तो उनको सब जगह, उन सभी स्थानों पर एन्यूमरेशन फॉर्म जाएगा। उनको केवल उस जगह पर एन्यूमरेशन फॉर्म भर के साइन करके देना है जहां वो आज की तारीख में निवासरत हैं सामान्यतः, क्योंकि वहीं के लिए उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है। अगर गलती से उन्होंने 2 या 3 जगह साइन करके या उनके परिवार के सदस्यों ने दे दिया तो फिर वो एक कानूनन एक अपराध कर रहे हैं। और इस पे जब हम लोग एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई उसके बाद हम डुप्लीकेट छांटेंगे। अगर ऐसे लोगों के नाम आए तो चूँकि अब तो नया एक्सरसाइज हो रहा है, सब लोग साइन करके दे रहे हैं, तो ये उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, एक बारकोड भी इस बार लॉन्च किया, जिस बारकोड से ये पहचाना जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश, यानी कि लखनऊ में भी वोटर है ये, और प्रयागराज में भी वोटर है, प्रतापगढ़ में भी वोटर है, उसका क्या है, वो बारकोड क्या है, ये प्रोसेस क्या है सर, कैसे आप इसमें पहचानेंगे? नहीं, इसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज और डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हम इस पूरा एक्सरसाइज के बाद निकालेंगे और देखेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज में भी कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 बार अपने नाम दाखिल कराए हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
ये जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं फॉर्म दे रहे हैं, क्या ये सर ये फॉर्म भी देंगे साथ में कि जैसे आप यहाँ लखनऊ में वोटर हैं तो प्रयागराज के तो ऐसा भी कोई फॉर्म दे रहे हैं क्या कि आप वहाँ से नाम कटवा सकते हैं और यहाँ के वोटर बन सकते हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ पहला जो चरण है जो 4 दिसंबर तक का, उसमें तो केवल गणना फॉर्म मिल रहा है एग्जिस्टिंग वोटर्स को, और अगर उन्होंने नाम रखना है उस जगह तो साइन करके वापस दे रहे हैं, तो उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा। 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी तब सभी वोटर्स को उसको देखना है, राजनीतिक दल भी उसको देखेंगे, उनके बीएलएस भी देखेंगे कि किसी बूथ की वोटर लिस्ट में ऐसा तो नहीं बहुत से लोगों के नाम जो रह रहे हैं वो छूट गए। सो ऐसे व्यक्ति जिनका नाम छूट गया होगा उनको फॉर्म 6 भरने की व्यवस्था है। फॉर्म 6 भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके देंगे तो उनका नाम आ जाएगा। इन डेटों को भी बता दें सर, कब से कब तक, किन किन तारीखों में क्या क्या होगा? देखिए, पहला तो 4 दिसंबर तक महत्वपूर्ण है, सबको अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना। दूसरा, फिर 9 दिसंबर से हम वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे, ड्राफ्ट वो देखनी है उसको, और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की वोटर लिस्ट देखें। नाम नहीं है तो फिर 1 महीना है 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक, जब दावा और आपत्ति का पीरियड होता है, उसमें अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 में दावा कर सकते हैं। फॉर्म 6 हमने बीएलओस को भी अभी प्रिंट करा के बड़ी संख्या में दिया है, और इसके अलावा हमारे वेबसाइट्स पे भी फॉर्म 6 अवेलेबल है, डाउनलोड भी कर सकता है कोई व्यक्ति, ऑनलाइन भी फॉर्म 6 भर सकता है। किसी का नाम गलती से आ गया, ध्यान में आया कि नहीं 2 जगह गलती से हमने अपना फॉर्म भर दिया है, तो इस अवधि में फॉर्म 7 भर के उसका नाम कटवाया भी जा सकता है 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में। जिस क्षेत्र के बीएलओ हो ये मिलेंगे, कई बार ऐसी भी शिकायतें आती कि बीएलओ मिले ही नहीं, हमारे तक आए नहीं, हम इनको कहाँ ढूंढें, तो ऐसे बीएलओस का नंबर या संपर्क करने के लिए कहाँ जाएं जो वोटर्स हैं? देखिए, हमने एक अपना हेल्पलाइन नंबर है 1950, तो हर ज़िले में उस ज़िले का एसटीडी कोड, जैसे लखनऊ है तो 0522 डायल करके 0522 और फिर 1950, यानी एसटीडी कोड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड 1950 से डायल करें तो हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर बना है जो ऑफिस आवर्स के दौरान काम करता है। यहाँ पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो इस फ़ोन कॉल को अटेंड करते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी उपलब्ध कराते हैं, कोई शिकायत है बीएलओ के ना पहुंचने की, फॉर्म ना मिलने की, उसको दर्ज करते हैं, संबंधित ईआरओ को बीएलओ को संपर्क करके इंश्योर कराते हैं कि ऐसे लोगों को फॉर्म मिल जाए। इसके अलावा voters.eci.gov.in वेबसाइट पे सुविधा है बुक अ कॉल विद बीएलओ। पहले तो उस पर आदमी जाके जब साइन अप करता है, अपना एपिक कार्ड डालता है, तो उसे अपना कॉन्स्टिट्यूंस अपना बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर पता चल जाता है, खुद भी मिला के संपर्क कर सकता है। अगर नहीं उठे तो बुक अ कॉल करके छोड़ दे, तो वो लोग हम मॉनिटरिंग करते हैं कि किस बीएलओ की कॉल्स अनअटेंडेड है, उनको बोलते हैं कि आप अपने कॉल्स को अटेंड करिए। तो इस तरीके से हम अपनी बात भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश स्तर पे, ज़िला स्तर पे पहुंचा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि यादव, दलित और मुस्लिम जो बीएलओ हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, भारत निर्वाचन आयोग या ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई जातिगत हम लोग सूचना रखें। हमारे पास किसी बीएलओ, किसी ईआरओ, किसी सुपरवाइज़र, किसी डीओ की क्या जाति है इसकी कोई सूचना नहीं है, और इन ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती है। अपेक्षा भारत निर्वाचन आयोग की ये रहती है कि जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके हिसाब से सारे कर्मचारी काम करें। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी नियम का उल्लंघन करते पाया जाता है, गलत काम, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने पाया जाता है, तो ऐसों के खिलाफ फिर कार्रवाई होती है। सर, ये भी आरोप लग रहे हैं कि दलित, मुस्लिम यानी जो पीडीए से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनका नाम काट दिया जा रहा है। कुछ बीएलओ ऐसा कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती नाम काट दे रहे हैं उनका। नहीं, कल तो हमने राजनीतिक दलों की बैठक की थी, समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसी कोई आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन जैसा भी किसी का अगर शिकायत भी है तो हम लोग तो हर शिकायत को गंभीरता से लेते हैं। राजनीतिक दलों से भी हम बैठकों के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, उनका फीडबैक लेते रहते हैं। ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश यही है कि ज़िला स्तर पे भी राजनीतिक दलों के साथ लगातार वो बैठकों के माध्यम से उनका फीडबैक लेते रहें, उनकी कोई शिकायत है या कोई सुझाव है उसको दर्ज करें, और अगर हमारे काम में कोई कमी है तो उसमें कहीं ढिलाई है तो उसको ठीक करें। उत्तर प्रदेश के वोटर्स के लिए आपकी क्या अपील है सर, आखिरी सवाल?
उत्तर प्रदेश में जितने भी 18 साल से ऊपर के भारत के नागरिक निवासरत हैं, उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि आपका नाम 7 फरवरी 2026 को जो हमारे उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट छपेगी, उसमें ज़रूर आना चाहिए। और उसमें 2 चरण हैं। पहले चरण में तो जो 27 अक्टूबर 2025 को जिनके नाम थे, पहला चरण उन्हीं के लिए है कि उनको एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं और साइन करके वापस ले रहे हैं। उनका नाम 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा। 9 दिसंबर के बाद हर नागरिक देखे उत्तर प्रदेश का कि उनका नाम जहां वो रह रहे हैं वहां के बूथ में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फॉर्म 6 भर के अपना नाम अवश्य वोटर लिस्ट में लाएं। और ख़ास करके युवा जो 1 जनवरी 2026 को जिनकी आयु 18 साल की हो रही है, ये तो अपात्र बन रहे हैं, ये भी 9 दिसंबर के बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इनका नाम जब हम 17 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट में पब्लिश करें तो ऐसे सब युवाओं का नाम होना चाहिए जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं। तो युवाओं से भी मेरी विशेष अपील है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट है हर नागरिक के लिए। हमारा 2027 में अगला निर्वाचन आएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसमें तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। और ये इस समय अवसर है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। तो ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ साहब, जिन्होंने फॉर्म को डिस्प्ले पे दिखाया और बताया, समझाया। अब आप देखिए यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर आपको निर्वाचक का नाम, IPIC पता, क्रम संख्या, भाग संख्या एवं नाम, विधानसभा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर बार कोड दिया हुआ है, जिस बार कोड को यहाँ पे स्कैन करके सारी डिटेल आ जाएगी जो मतदाता है। तो ये फॉर्म आप डिस्प्ले पे देख रहे थे, इस पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ साहब ने समझाया और उसके बाद अपील की कि जो मतदाता हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ें, और जो नए मतदाता हैं जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, उनके लिए भी 9 नवंबर यानी 9 दिसंबर के बाद फॉर्म है, उसको भरें और उसके बाद वो 2027 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।